बड़ी खबर के साथ पटना से ये बड़ी खबर आ रही है। कटा हुआ सिर मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। रेलवे ट्रैक के पास से सिर की बरामदगी हुई है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की ये घटना, जहां पर पहले एक व्यक्ति के शव की बरामदगी की गई थी और अब सिर मिलने के बाद से ये जांच ज्यादा तेज हो गई है। मौके पर फिलहाल पुलिस टीम की मौजूदगी है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई। पूरे मामले की जांच अब एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। पहचान को लेकर पड़ताल पुलिस की तरफ से जारी है। और संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, किस शख्स का वो पहले शव मिला था, कटा हुआ सिर किसका है, कोई पहचान सामने आ पाई? जी, पुलिस ये इस मामले की तहकीकात कर रही है। आज जबकि जब पुलिस को सब सर बरामद हुआ है तो पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कुछ दिन पहले जो एयरपोर्ट थाना अंतर्गत जो लाश मिला था, जिसका सर नहीं था, उसका और इस दोनों के बॉडी के पार्ट को मिलान करने की कोशिश कर रही है और उसके बाद फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा कि डेड बॉडी किस व्यक्ति का है, पहचान कराने की कोशिश की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कोचिंग जा रही 3 छात्राओं को रौंद दिया। हादसे में एक 10वीं की छात्रा की मौत हो गई है, जबकि 2 छात्राओं की हालत गंभीर बताई जाती है। घटना रोसड़ा थाना क्षेत्र की है। मृतक लड़की 16 साल की निकिता कुमारी थी। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या हुआ, कैसे क्या घटना हो गई? 5:30 बजे सवेरे में पढ़ने के लिए गया था कोचिंग जी। सेंटर चौक पर जो है जी 22 चक्का से घटना हो गया, चप्पा दे दिया। अच्छा। और गाड़ी भी पलटी हो गई। ट्रक वहीं पे पलट गया। चालक पकड़ा गया कि भाग गया? चालक नहीं पकड़ा गया। कितने बजे पढ़ने जा रही थी? 5:30 बजे। कौन कोचिंग पढ़े जाते रहे हुआ? बउआ की नाम है? अररिया से बड़ी खबर, जहां मां ने दामाद के संग मिलकर बेटी की हत्या कर दी। सास और दामाद में अवैध संबंध बताया जा रहा है। विरोध करने पर मां ने दामाद के साथ मिलकर अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है। आरोपी सास और दामाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरएस थाना क्षेत्र में ये प्रेम नगर गांव की घटना बताई जाती है। मुंगेर से बड़ी खबर, जहां गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। पत्नी के सामने पति की हत्या की जाती है और इस घटना के वक्त खेत में यह शख्स सो रहा था जब घटना को अंजाम दिया गया। मुफस्सिल के टीकारामपुर भीमटोला की यह घटना बताई जाती है। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही, इसका खुलासा नहीं हुआ है। मामले की तहकीकात में पुलिस टीम जरूर जुट गई है। हम वहाँ री है अले सुतले में गोली ठोक देलक। आप भी बगल में थे? कौन चलाए देखे? ओ बाबू नहीं चिन्हरिया ओकरा। कहाँ वाला झंडा खेत में? तनी को हाइट के रहा गांव से बाहर में। अच्छा। एकांती में रहा। आप भी उन्हीं के साथ में थे? और हरिया हो वहाँ है मारा देलका सुतले में। माया ही नहीं पता चला। ओ बाबू हमरा नहीं चिन्ह सकली। झंडा खेत में रहथिन, खाना पीना खैलथिन, सुत रहलथिन। गोली मार देलथिन, कखनी मारलथिन त हम नहीं देख सकल। दुश्मनियों है लेकिन केकरो से नहीं भी बेटा, केकरो से। कै बजे के अपने के पता कैसे चला? हमरा के 3 बजे जान। 3 बजे हमार ना राधा। सहरसा से खबर, जहां 4 कट्ठा जमीन के विवाद में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल बताया जाता है, जिसे इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। घायल युवक का नाम लाडला कुमार है। घटना जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र की बताई जाती है। भोजपुर के आरा शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बच्चों के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना नवादा थाना क्षेत्र के मौलाबाग बीवी जान के हाता इलाके की है, जहां बच्चों के बीच हो रहे झगड़े में बीच बचाव करने गई एक महिला को गोली मार दी गई। गोली महिला के पेट में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से
घायल हो गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। घायल महिला की पहचान मौलाबाग निवासी धनजी कुमार की 21 वर्षीय पत्नी सपना देवी के तौर पर हुई है। अगली खबर बांका से, जहां निगरानी विभाग ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई की और चांदन प्रखंड में तैनात सरकारी अमीन आदित्य कुमार को 8,500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अमीन पर जमीन के कागजात में सुधार के नाम पर 10,000 रुपए मांगने का आरोप था। शिकायत के बाद निगरानी की टीम ने उसे निजी आवास से पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद टीम उसे अपने साथ पटना लेकर रवाना हो गई। पेपर में कुछ गलती हो गया था एंट्री में, जैसे नाम गलती था, पता पे भी गलती हो गया था, पिता के नाम में भी गलती हो गया था जी। ये सब गलती सुधारने के लिए आवेदन दिए थे जी। गलती सुधारने के एवज में उनसे पहले पैसा मांग रहा था कि पहले पैसा दो, रिश्वत देने के बाद ही सुधार किया जाएगा। सर जांच में कितना पैसा पकड़ा गया सर? 8,500 रुपये। गयाजी से बड़ी खबर है, जहां इमामगंज थाना क्षेत्र स्थित मगध कॉलोनी में घर से गैस सिलेंडर फटने से बड़ी तबाही मच गई। जोरदार विस्फोट में पूर्व पैक्स अध्यक्ष बैजनाथ सिंह के घर पर यह हादसा हुआ। धमाका इतना तेज था कि आवाज दूर दूर तक सुनाई पड़ी, जिसमें पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल नजर आया। इस हादसे में पूर्व पैक्स अध्यक्ष बैजनाथ सिंह, उनकी पत्नी सुचित्रा सिंह, बेटी अर्चिता सिंह और उनके घर में रहने वाले किराएदार चंचला मिश्रा गंभीर रूप से झुलस गई हैं। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे और घायलों को तुरंत यहां से अस्पताल पहुंचाया गया। मुजफ्फरपुर में सीएम सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान आया, जिसमें बंगला विवाद पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर उन्होंने जोरदार हमला किया है। सम्राट चौधरी का राबड़ी परिवार पर यह बड़ा हमला, जिसमें सरकारी आवास खाली करना ही होगा। सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया, कोई माई का लाल घर खाली होने से रोक नहीं सकता है। ये राजतंत्र नहीं है, नियम सभी के लिए समान है। कुछ लोगों को यह जरूर लगता है कि मेरा घर मेरा है, माँ बेटे बेटी को अलग अलग घर मिल नहीं सकता है। आवास आवंटन पर सम्राट चौधरी का यह बड़ा बयान, नियमों का पालन सभी को करना होगा, यह समझ लेना चाहिए। राबड़ी परिवार को लेकर सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान, तंज के तौर पर, पक्के तौर पर सरकारी आवास जो है वो खाली करने ही होंगे। मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है, घर तो खाली करना ही पड़ेगा। कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और ये जनता ये सब जानती है साथियों, माँ को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, बेटा को सुरक्षा चाहिए, माँ को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा बिहार। तो बंगले पर चल रहे सियासी घमासान के बीच सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी ने जोरदार पलटवार किया। सम्राट चौधरी जी बाज नहीं आई हैं अपने बड़बोलेपन से। कौन सा सरकारी आवास किसकी बपौती है? राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है उत्सदन की, तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। दोनों के नाम पे मकान चिन्हित है, एक के नाम पे 10 सर्कुलर रोड, दूसरे के नाम पे 1 पोलो रोड। हाँ, बपौती है कुछ लोगों के लिए सरकारी आवास, वो एनडीए के हैं। नीतीश कुमार जी, इनकी मकान आप खाली कराए ना, नितिन नवीन जी की खाली कराए ना। बंगले के मोह में इस कदर लिप्त है। आप गरीबों के नेता हैं और आपने कई सारी बिहार में संपत्तियां खड़ी कर रखी है। महुआ बाग में इनकी आलीशान कोठी है। तो सरकारी नियम कायदे को धत्ता बताकर बंगला में रहने का इनका जो आकर्षण है वो बिहार की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। यही कारण है कि इसी तरह की आदतों के चलते बिहार की जनता के चित्त से ये लोग उतर गए। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र के सामस गांव में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार की 14 करोड़ आबादी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता के आवेदनों पर समय पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी शिकायत की अनदेखी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
80% से अधिक लोग गांव में रहते हैं। तो गांव की आबादी में जाकर उनके बीच में जो मूलभूत सुविधा है उसको पहुंचाने का काम करना है। और साथियों, आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, सरकार की नीति स्पष्ट है कि 10 दिन तक यदि आपने कोई आवेदन दिया, 10 दिन तक यदि कोई कार्रवाई हमारे कर्मचारी के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया, स्वयं नोटिस देने का काम करता है। तो मोतिहारी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर आयोजित सहयोग शिविर में आरजेडी के विधायक फैसल रहमान भी पहुंचे। मंच पर जेडीयू और आरजेडी के विधायक की मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। वहीं सहयोग शिविर में जिले के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने शिविर के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम लोगों से मिले 70% आवेदन का निपटारा कर लिया गया है। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया और कहा कि विपक्ष के लोग जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। जाएगा, मिनिस्टर के पास जाएगा। अगर राज्य सरकार के अधिकारी और मंत्री के पास वो शक्ति नहीं होगी तो उसका निष्पादन का तो मुख्यमंत्री के पास जाएगा। और इस तरह से समस्या के हल करने के लिए सरकार ने रास्ते बताए। तो बहुत अच्छा लगा कि आज इस पंचायत में आए हैं और इस पंचायत में 320 में से बिहार सरकार ने मदरसों की व्यापक जांच कराने का फैसला किया और इसके तहत मदरसों का स्थलीय निरीक्षण कराने निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। शिक्षा सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी डीएम को मदरसों के निरीक्षण के आदेश दे दिए हैं। इसके तहत सभी डीएम को एक पत्र जारी किया गया है और इस आदेश के तहत सरकारी सहायता और वेतन अनुदान पाने वाले सभी मदरसों की जमीनी हकीकत का पता लगाया जाएगा। सरकार का मुख्य मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन का सही इस्तेमाल हो, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इस जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक विशेष 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के आदेश भी दिए गए हैं। इस कमेटी के सदस्यों का चयन जिले के डीएम करेंगे। कमेटी की कमान बीडीओ या फिर सीओ के हाथ में होगी, जो इससे अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कमेटी में सदस्यों को डीएम नामित करेंगे। मदरसे का फोटो साक्ष्य के साथ 10 दिनों में जांच प्रतिवेदन भेजने के आदेश दिए गए हैं। बहुत से संस्थान ऐसे होते हैं जो कागज पर चलते हैं और सरकार की सुविधा लेते रहते हैं। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, इनकी जांच करके अद्यतन स्थिति यानी फिजिकल रिपोर्ट सरकार के पास आए कि सही मायने में वो धरातल पर संस्थान अच्छे तरीके से चल रहा है। बिहार सरकार के संस्कृत विद्यालयों और मदरसों के भौतिक सत्यापन के फैसले के बाद इस पर सियासत बेहद तेज है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार एक धर्म विशेष को निशाना बना रही है। वहीं डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि ये कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के मकसद से किया जा रहा है। देखा है शिक्षा विभाग में संस्कृत जो से जुड़ी संस्कृत शिक्षा से जुड़ी जो संस्थाएं हैं या मदरसा शिक्षा से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, हमने देखा है कि शिक्षा मंत्री का बयान है कि हम दोनों की जांच करें। और एक चीज हमेशा सोचना चाहिए कि जांच अपने आप में कभी कोई गलत चीज नहीं होती और जांच कराने के लिए तो सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे संस्कृत स्कूल हो या मदरसा शिक्षा। और हम जितने भी मदरसा संचालक हैं या संस्कृत संस्थानों के संचालक हैं, हम सबों से अनुरोध करते हैं कि जो सरकार चाहती है उसके हिसाब से वो सरकार को सूचनाएं दे दे। और अब बात शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की, जिन्होंने एक आदेश दिया और इस आदेश के बाद गर्मी छुट्टी के दौरान शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट किया जा रहा है। वहीं कंट्रोल एंड कमांड सेंटर इस छुट्टी के दौरान भी काम कर रहा है। मुख्यालय स्थित कमांड सेंटर में फिलहाल शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट करने को लेकर लगातार फोन भी आ रहे हैं। मंत्री ने साफ कहा है कि कमांड सेंटर को और मजबूत किया जा रहा है, जिसका असर इस छुट्टी में भी नजर आ रहा है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में कल से गर्मी की छुट्टी हो गई, लेकिन शिक्षा विभाग मुख्यालय में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर अब भी एक्टिव है। यानी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जिस प्रकार से आदेश जारी किया है कि राज्य के किसी भी जिले से लोग कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसको लेकर कमांड सेंटर को और मजबूत किया गया है। और इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, स्कूलों में छुट्टी है, बावजूद तमाम जो कर्मी हैं सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कंट्रोल रूम में मौजूद रहते हैं। और देखिए कि लगभग 35 कंप्यूटर पर 35 कर्मी एक शिफ्ट में आपको यहां पर नजर आएंगे। बतौर कंट्रोल रूम इंचार्ज जो हैं वो भी यहां पर रहते हैं और प्रोग्रामर के साथ साथ जो अधिकारी हैं वो भी मॉनिटरिंग करते हैं। तो बता दें आपको कि एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर अटेंडेंस या फैसिलिटी, तमाम चीजों को लेकर यहां पर अलग अलग फोन लाइंस है और उस पर लोग कॉल करते हैं और जैसे ही सूचना मिलती है कमांड सेंटर यहां से संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचना देता है और वहां पर त्वरित कार्रवाई की बात कही जाती है। एक्चुअली हम लोग एक नए अभी इस पे काम कर रहे हैं कि अभी इस शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट करने के लिए हम लोग एक 5 तारीख का डेट हम लोग मुकर्रर किए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसके प्रति डेली लगभग 2,000-2,500 से लगभग ज्यादा कॉल अटेंड कर रहे हैं और उनको हम लोग उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि कैसे इस शिक्षा कोर्स प्रोफाइल में आपको अपडेट करना है। उस संबंधित बहुत सारे कॉल अभी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। क्या लग रहा है, कुछ राहत मिली है या उसी प्रकार से अभी आप लोग एक्टिव हैं? सर, हम लोग उसी प्रकार से एक्टिव हैं और पहले से मतलब कॉल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी कंप्लेन आ रहा है। सब कुछ जैसे काम चल रहा था वैसे ही काम चल रहा है। 2023 से लगातार एक्टिव है कमांड सेंटर, लेकिन फिर से एक बार कहा जा रहा है कमांड सेंटर जो है और मजबूत किया गया है और राज्य भर के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, शिक्षक हैं या ग्रामीण हैं, वो अब यहां पर फोन कर रहे हैं और लगातार शिकायतों का निपटारा भी किया जा रहा है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। 15 साल की उम्र, हाथ में बल्ला और मैदान पर ऐसा तूफान कि दुनिया देखती रह जाए। आईपीएल में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, 72 छक्कों का महाविस्फोट। अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, मैनेजमेंट की दुनिया भी समझना चाहती है कि वैभव सूर्यवंशी की सफलता का राज क्या है। आईआईएम इंदौर वैभव पर अब खास केस स्टडी करेगा। आखिर कैसे किशोर खिलाड़ी करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बन गया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वैभव सूर्यवंशी पर आईआईएम करेगा स्टडी। वैभव मॉडल पर होगा मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च। माइंडसेट मैनेजमेंट का होगा स्कैन और पता करेंगे बेबी बॉस कैसे बना सिक्सर किंग। समस्तीपुर से निकलकर आईपीएल में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अब नई वजह से सुर्खियों में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम इंदौर वैभव सूर्यवंशी की सफलता पर विशेष केस स्टडी करने जा रहा है। ये अध्ययन सिर्फ उनके क्रिकेट प्रदर्शन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इतनी कम उम्र में वैभव ने दबाव और लोकप्रियता के साथ साथ चुनौतियों के बीच खुद को कैसे संतुलित रखा, कैसे किशोर खिलाड़ी ने करोड़ों दर्शकों की निगाहों के बीच अपना आत्मविश्वास बनाए रखा, कैसे सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद उनका फोकस और अनुशासन कायम रहा। 15 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी, जिसने कई सारे रिकॉर्ड इस बार आईपीएल में तोड़ दिए। क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड छक्कों का, क्योंकि इस बार आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने 72 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर इंदौर का आईआईएम अब केस स्टडी करने जा रहा है। एक्सपर्ट खेल मनोवैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन करेंगे आखिर 15 साल की उम्र में कैसे इतनी बड़ी सफलता वैभव सूर्यवंशी को मिली। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकले शॉट्स ने दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, निडर सोच और मैच जिताने की क्षमता ने उन्हें क्रिकेट का नया सुपरस्टार बना दिया है। लेकिन आईआईएम इंदौर का मानना है कि वैभव की कहानी सिर्फ खेल की कहानी नहीं है, ये प्रतिभा की पहचान है। सही मार्गदर्शन, मानसिक मजबूती, नेतृत्व क्षमता और टैलेंट मैनेजमेंट का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। यही वजह है कि उनकी सफलता को एक केस स्टडी के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि भविष्य में खेल
शिक्षा और कॉर्पोरेट जगत इससे सीख ले सके। आईएम इंदौर की तस्वीर दिखा रहा हूं। इसी आईएम में एक्सपर्ट्स इस बात पर अध्ययन करेंगे कि आखिर वैभव सूर्यवंशी का माइंडसेट और गेम प्लान और कॉन्फिडेंस कैसे तीनों एक साथ काम करता है। मैनेजमेंट के छात्रों को अब वैभव मॉडल पढ़ाया जाएगा। आईएम ने इसकी तैयारी कर ली है और अब आईएम के छात्रों को वैभव मॉडल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वैभव ने एक नया कीर्तिमान रचा। महज 15 साल की उम्र में वैभव ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। आखिर ये बच्चा इतनी कम उम्र में कैसे इतनी बड़ी सफलता को हासिल कर पाया, इस बात पर अध्ययन होगा और अध्ययन तलाशने के लिए यानी अध्ययन करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम आईएम में जुटेगी। आईएम इंदौर इस संदर्भ में एक व्यापक एवं बहुविषयक अध्ययन करेगा। यह अध्ययन उन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और संस्थागत कारकों का विश्लेषण करेगा जो कम उम्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं के विकास में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खेल प्रबंधन, नेतृत्व, व्यवहार विज्ञान और मानव क्षमता विकास के विशेषज्ञ मिलकर के यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभिक सफलता युवा प्रतिभाओं की सोच, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और भविष्य की दिशा को किस प्रकार से प्रभावित करती है। वैभव सूर्यवंशी की यात्रा बताती है कि उम्र कभी सफलता की सीमा नहीं होती। अगर सपनों में उड़ान हो, मेहनत में ईमानदारी हो और लक्ष्य पर नजर हो तो छोटे शहरों से निकलकर भी दुनिया को अपना मुरीद बनाया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि आज क्रिकेट का हर युवा सितारा मैनेजमेंट की किताबों में भी एक प्रेरक अध्याय बनने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर से मिथिलेश कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर कटिहार से, जहां 14 साल के किशोर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मामला बारसोई थाना क्षेत्र के पटोल बाड़ी गांव का है। मृतक की पहचान मोहम्मद अख्तरुल के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस इस पूरी वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग मान रही है। घटना की सूचना मिलते ही बारसोई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। छापेमारी कर 2 संदिग्धों को दबोचा गया है। थाना अंतर्गत एक व्यक्ति जो है डेड बॉडी मिली है और इसके तहत जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था एसडीपीओ के नेतृत्व में। और जब इस क्रम की जांच की गई, इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और जब पूछताछ की गई तो एक लव ट्रायंगल का मामला सामने आया। और इसी क्रम में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका भी अवैध संबंध था जो प्रेमिका थी उसके साथ, और उसका एक दोस्त भी है जो कि इस हत्या में शामिल था, जिस दोनों ने मिलकर दूसरा जो युवक है जो लव ट्रायंगल में था उसकी हत्या की। इसमें एफएसएल जांच कराई गई है। डॉग्स और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां मदरसे के बाद अब संस्कृत स्कूलों की भी जांच की जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आदेश दे दिया है, जिसमें शिक्षा सचिव विनोद सिंह गुंजियाल के साथ समीक्षा की गई और अब राज्य भर के संस्कृत स्कूलों की जांच भी होगी। इसे लेकर भी अलग से कमेटी गठित करने को लेकर पत्र जारी किए गए हैं। शिक्षकों, छात्रों की संख्या, उपस्थिति और भवन का स्थलीय निरीक्षण इसमें शामिल है। गड़बड़ी अगर मिली और उसके बाद इस पर एक्शन भी सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद जिस एक्शन की बात कही जा रही है उसमें मदरसे भी उसके दायरे में और संस्कृत स्कूल भी इसके दायरे में। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, मदरसों से शुरू हुई ये जांच अब संस्कृत स्कूलों तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए शिक्षा विभाग लगातार एक्शन में है और हमने पहले ही कहा कि मदरसों की जांच जो है उसको लेकर कमेटी के गठन का आदेश दे दिया गया था सभी जिलाधिकारी को। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इससे पहले समीक्षा बैठक की थी, जिसमें सभी राजकीयकृत और अराजकीयकृत तमाम जो स्कूल हैं, जिसमें संस्कृत स्कूल भी है, मदरसा भी है, सभी स्कूलों को शामिल किया गया था। और इस बैठक में कई तरह की गड़बड़ी की भी सूचना जो है मंत्री को मिली है, जिसके बाद उन्होंने शिक्षा सचिव विनोद सिंह गुंजियाल के साथ बैठक करके ये आदेश जारी कर दिया है। सबसे पहले मदरसों की जांच का आदेश दिया, उसके बाद अब संस्कृत स्कूलों की भी जांच होगी। इसका भी आदेश जारी कर दिया गया है, जिसका पत्र भी कुछ देर के बाद जारी किया जाएगा। बता दें आपको कि राज्य के जितने भी संस्कृत स्कूल हैं वहां पर बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षकों की संख्या, बच्चों की संख्या, फर्नीचर की व्यवस्था,
बिल्डिंग का जो एक तरह से मॉडल है और तमाम चीजों के लिए स्थलीय और निरीक्षण इस का आदेश दे वक्त दिया ये गया है। आदेश इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ये स्कूल सचमुच मानक के अनुरूप चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, बच्चों को क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही, इन तमाम दृष्टिकोणों से ये जांच जरूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए।